Hello dear student, good afternoon all of you. In the last lecture we have discussed about the iodoform test. What are the conditions responsible for a reaction to be iodoform? आप लोग बहुत भली बात ही अच्छे से जानते हैं कौन कौन से कीटोन्स हैं which can gives the iodoform reaction and alcohol कौन कौन से हैं जो iodoform reaction को दे सकते हैं. This is necessary conditions for a ketone. It must have a 3 alpha hydrogen atom. किसी भी कीटोन और एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए. एंड इन द केस ऑफ द एल्कोहल कि ऐसे जो है इसके रिस्पेक्ट में इस तरीके से ये कंपाउंड देना चाहिए. एक 2 डिग्री एल्कोहल के रिस्पेक्ट में एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, वो देगा. और मैंने इस बात को कल के लेक्चर में बहुत भली बात ही बताया है. एक 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों क्लियर हो गया है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया है. अब इसके बाद हम लोगों को इससे एक्स्ट्रा और थोड़ा सा कुछ जानना है. 4 मार्क्स का तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ये मान के चलिए आप लोग. मैंने आप लोगों को 4 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया है. तो देखिए एक इस तरीके से कीटोन है, कीटोन पहले नंबर का कीटोन है. ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा, बिल्कुल देगा. इसके रिस्पेक्ट में CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है. सेकंड के केस में जरा देखो बच्चों, ये है, ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना. इन द सेकंड वन दिस लाइक दिस is contained there is a 3 alpha hydrogen atom. This compound can give the iodoform test. Okay, and the next one is like this type of the, देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है. दिस इज द एसिड, दिस इज द अमाइड एंड हाइड्राइड एंड ईथर. ये सारे के सारे जितने ग्रुप हैं ये हमेशा does not give positive iodoform test, ये हमेशा नेगेटिव iodoform test देते हैं. ठीक है ना बेटा. इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज करेंगे आप लोग, ये सब आपको ध्यान रखना है. मैं अब आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ iodoform टेस्ट बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों. ठीक है ना. और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता है जो इस टेस्ट को नहीं पहचान पाएगा. अब तो आप लोग बहुत अच्छे से जान भी होंगे. ठीक है ना. तो चलिए जरा देखते हैं इस रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म हो सकती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो क्या कह रहा था मैं आप लोगों से, मैकेनिज्म करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ. RCOCH3, ये R कोई भी एक ग्रुप हो सकता है. दिस इज अल्काइल ग्रुप, अराइल कुछ भी हो सकता है. PHCH3 है, कुछ भी हो सकता है. ये तो आप लोग जानते हैं बच्चों, है ना. इसको आप लोग मैंने बताया था NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराइए, H2 के साथ कराइए, हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाते हैं. आयोडोफॉर्म ही करवा देता है. लिखा आयोडोफॉर्म में तो आयोडोफॉर्म ही मुझे करवाना पड़ेगा. कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, है. तो क्या कहते हैं, इसकी जगह पे मैंने कहा था, इसकी जगह पे ऐसा भी लिख के आ सकता है NaOI. दिस कंपाउंड मे बी पॉसिबल बिकॉज दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द आयोडीन फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड. हो सकता है ये ऐसा किया, है ना. कुछ भी हो सकता है. मैं भी आपको बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है. सर जो कह रहे हैं दैट बिल्कुल सही होगा. और CH3 ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना. अब ये मैकेनिज्म कैसे होती है उसके बारे में बात करता हूँ. ये NaOH बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बिहेव करेगा. दिस NaOH एक्ट एज अ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है. सो मैकेनिज्म क्या होगी इस रिएक्शन की. मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो. आप लोगों को मैंने बताया RCOCH3 एक ऐसा ग्रुप होता है. ठीक है ना. तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी बेस की प्रेजेंस में इसको जब रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज द बेस एक्ट एज अ बेस. बेस की तरह काम क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि
इस कीटोन ग्रुप के पास एक मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, सो इट कैन इजीली एक्सेप्ट दैट हाइड्रोजन एटम। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और इधर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। ऑलरेडी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द कंडीशन मे बी अपीयर, है ना, अपीयर हो सकती है। तो देखिए बच्चों, RCOCH2 नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे इस पे अटैक करा दीजिए और ये इसको ऐसे करा दीजिए, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहीं से नीचे ला रहा हूँ, ज़्यादा तो क्योंकि आगे नहीं ले जा पाऊंगा, बोर्ड बहुत छोटा है और ये रिएक्शन बड़ी है। RCO पे नेगेटिव चार्ज CH2, इसका नाम है इनोलेट आयन, इसको बोलते हैं, दिस इज द इनोलेट आयन। अब आगे क्या होता है बच्चों, सेकंड स्टेप तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा, सारे एक ही स्टेप में हम बोल देते हैं। वैसे O पे नेगेटिव चार्ज है, CH फिर से क्या होता है, बेस OH माइनस फिर से अटैक करता है इस पे और ये इधर चला जाता है। बेस को अटैक तो करना पड़ेगा ना, बाकी कुछ है ही नहीं। कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे कंडीशन कुछ है ही नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि इधर ये कहाँ जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सीधे जैसे इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऊपर से ऑक्सीजन सीधे नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा, बाहर से आने वाले को थोड़े ना देगा, पहले तो अंदर वाला ही खाएगा ना। अगर मान के चलो सपोज दिस OH माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, it means there may be positive charge, there must have the positive charge, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या होना चाहिए तभी तो, जब ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा as soon as यहाँ से नेगेटिव चार्ज वापस नीचे गिरा, क्योंकि ये तो इसी के अंदर है ना। अरे घर वाला पहले, घर में अगर कमरा खाली होगा तो पड़ोसी पहले जाएगा ना, वहाँ दूर से आने वाला थोड़े ना जाएगा, पड़ोसी का बेड पहले जाएगा ना बेटा। अगर इस पड़ोसी को भी जरूरत है और बाहर वाले को भी जरूरत है, ये पड़ोसी हो गया तुम्हारा, ये बाहर वाला हो गया, तो पड़ोसी यहाँ जैसे कमरा खाली होगा तो पहले पड़ोसी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, उसको थोड़े ना आने देगा। वही कहानी है जैसे तुम्हारे घर में होती है, सेम कहानी इधर भी लग गई, है ना। तो अब देखो बच्चों क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज CH ऑफ दिस नेगेटिव। आगे क्या होता है, अब आप लोग जानते हैं, अब आपने मान के चलो I पे रिएक्शन कराया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये I इधर चला जाता है और यहाँ से ये इस पे अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस आयोडीन पे। देखो बेटा नहीं आया समझ में क्या, बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है। तो RCO पे नेगेटिव चार्ज, CH ऐसा आएगा, CH और इधर आयोडीन लगा। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड को प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। O पे नेगेटिव चार्ज, I रख दीजिएगा, H फिर से बेस को अटैक कराइए। तो बेस अगर अटैक करेगा बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन माइनस I इफेक्ट लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है I, तो I की वजह से क्या हो गया, इस प्रोटॉन की एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है ना। एसिडिटी ऑफ ये जो प्रोटॉन है ये इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ दिस आयोडाइड, दिस आयोडीन ग्रुप, बिकॉज ऑफ माइनस I इफेक्ट ऑफ दिस आयोडीन। So this base can easily attacks on this और ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा बच्चों तो ये Ci हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, तो वही फिर से वही कहानी, I फिर से अटैक करेगा इस पे, सॉरी डबल बॉन्ड है यहाँ पे, है और ये ऐसे रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही ये रिमूव होगा बच्चों देखिए, ठीक है ना,
सॉरी इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब फिर से एक और आई यहाँ रिएक्शन करता है, ये देखो ये इधर जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इस आई पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा, क्योंकि जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो आप देख रहे हैं इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, पेंटावेलेंट हो जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे पेंटावेलेंट हो जाएगा और पेंटावेलेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, टेट्रावेलेंसी मेंटेन रखने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड बाहर अटैक कर देगा और बाहर जैसे अटैक करेगा तो एक और आयोडीन यहाँ पे लग जाएगा। देख लीजिएगा बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। कितने आई हो गए इस पे, बात समझ में आई क्या? अब देखो ये देखिए बच्चों, ये क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है OH माइनस अटैक करेगा, अब एज ए न्यूक्लियोफाइल ये करेगा, ठीक है ना। अब ये एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि 3 आई का माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो ये इसको खींचने वाला बनेगा ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों बन रहा है, क्योंकि 3 आई का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा तो ये खींच देगा, पूरे कार्बन को उखाड़ देगा, है ना। अब यहाँ पे OH माइनस रिएक्शन करेगा। अब OH माइनस बेस की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि कैसे करेगा, सॉरी लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं इसको, ये लिविंग ग्रुप है और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जैसे ही ये अटैक करेगा बच्चों यहाँ पे और ये ऊपर जाएगा और इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ऊपर जाएगा फिर इसको रिमूव करेगा ना, तो RCOOH प्लस C पे नेगेटिव चार्ज आई ऐसा बन गया। बनेगा या नहीं बनेगा जल्दी? ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसने नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये यहाँ पे ये मोर एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि OH पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू दिस हाइड्रोजन एटम। दिस ऑक्सीजन एटम कैन इजीली अटैक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। इस हाइड्रोजन एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत आसानी से खींच सकता है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस हाइड्रोजन एटम इज द मोर एसिडिक इन नेचर, दिस इज द मोर एसिडिक इन नेचर। सो जब एसिडिक ये होगा, ये बेसिक होगा, तो ये इसको क्या कर देता है, खींच लेता है प्यारे बच्चों। तो जैसे ही ये इसको खींचेगा तो जरा देखो RCO पे नेगेटिव चार्ज प्लस CHI3, दिस इज द आयोडोफॉर्म, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और ये एक येलो कलर का पीपीटी होता है, येलो पीपीटी है ना, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको, येलो प्रेसिपिटेट ये होता है, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मैंने इसको आप लोगों को बता दिया है कि कैसे होता है, क्या इसका केस है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। मैं एक बार और आप लोगों को जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन को रिपीट करना चाहता हूँ, इसकी मैकेनिज्म। जरा देखो बच्चों, ये मैंने आपको बताया, ये बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल NaOH ऐसे बिहेव करता है। कर्म में ये भी देगा तो आपको मान के चलना यही है ना, यही मान के चलना है बच्चों आप लोगों को। कर्म में अगर ये भी देगा तो आपको मान के चलना है कि यही है। मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, सपोज आपके पास इस तरीके से RC एक ऐसा ग्रुप आपने लगाया है, जरा देखिए OH माइनस एज ए बेस इस पे अटैक करता है, ये एज ए बेस अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। और जब ये इस पे चला जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज जैसे डीलोकलाइज हो जाएगा और इधर इसको वापस भेज देता है। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं इनोलेट आयन, ओके, दिस इज द इनोलेट आयन है। ये एज ए बेस अटैक कर रहा है, बेस के लिए जो है एसिडिक प्रोटॉन यही है। इसकी एसिडिटी क्यों बन रही है, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस CO कार्बोनिल ग्रुप, है ना। इसके माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से
इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा है। तो अब आगे क्या होगा, ये इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन पे ये बेस फिर से अटैक करेगा और अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे ऐसे चला जाएगा और ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ बनेगा। अब आप आगे क्या करोगे बच्चों, आयोडाइड आयन को अटैक कराओगे, ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये वापस चला जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस आई बॉन्ड अट्रैक्टेड बाय सिंगल आयोडीन एटम, आयोडाइड एटम, आयोडाइड या आयोडीन एटम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा और इधर आयोडीन लग जाएगा। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, उधर लिख दिया है, जरा ध्यान से देखिए उधर वाले ग्रुप में, इसी को मैंने लिख दिया है। ये OH माइनस फिर से इस पे अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा और ये फिर से इधर चला जाएगा। और इस नेगेटिव चार्ज पे अगर आप यूं अटैक कराओगे तो ये नेगेटिव यहाँ अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है ना, इस आयोडाइड का माइनस आई इफेक्ट है। इस माइनस आई इफेक्ट के होने की वजह से, इस माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से आप देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और फिर इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा, ठीक है ना बेटा। और ये इस पे इसको ऐसे बाहर कर रहा है तो आपने देखा अब क्या होगा कि ऊपर से वो नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है ना, अब क्या हुआ, अब एक और स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आयोडीन लग गया। अब दूसरा स्टेप क्या हुआ, ये इधर गया और ये इधर चला गया और ये इसको रिमूव कर दिया, है ना। तो आपने देखा 3 आयोडीन ग्रुप इस पे लग गए हैं। 3 आयोडीन ग्रुप की वजह से ये कंपाउंड एक मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया है। तो अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये इस पे यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो आप देख रहे हैं सिंपल वे में एज ए लीविंग ग्रुप बिहेव हो गया, स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप इसको बोलते हैं, एज ए स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप। दैट्स व्हाई दिस न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक्स ऑन दिस कार्बन एटम, बिकॉज ऑफ दैट दिस कार्बन appears electrophilic center और आफ्टर दैट ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा OH अटैक करने के बाद। अब आप देख रहे हैं जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आया, सो दिस ग्रुप एक एज ए स्ट्रॉन्ग बेस इलेक्ट्रॉन लूनर नेचर का हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है। और इस बेस को एक एसिडिक प्रोटॉन की तलाश होगी। एसिडिक प्रोटॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे है, क्योंकि ये ऑक्सीजन OH बॉन्ड एक पोलर नेचर का है। पोलर नेचर होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये खींच लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, यहाँ से, तो ये H+ निकलेगा और ये इस पर अटैक कर देगा। तो ऐसा एक आयोडोफॉर्म कंपाउंड बन गया है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, यही इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि भाई जो है कौन किस रिएक्शन का जो है एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और कैसे वो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना बेटा, तो एक तो ऐसा भी हो गया। अब क्या हुआ, तो आपने देखा बच्चों कि एक ग्रुप ऐसा भी तो बना है, ये देखो यहाँ, ये इसकी जगह पे है, ये अगर XX होते तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता। जरा देखो, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था क्या, RCOOCX3, ऐसा नहीं लिख सकता था क्या? दिख रहा है क्या बोर्ड में? बिल्कुल दिख रहा है ना। RCOCX3 भी तो लिख सकता था। आयोडीन की जगह पे अगर आयोडाइड होता, आयोडीन की जगह पे अगर जो है हाइड्रोजन होता तो ऐसे ही तो लिखता। क्लोरीन होता तो ऐसे लिखता। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग टाइप की रिएक्शन इसमें यूज हो रही है। ठीक है ना बेटा, चलो एक तो ऐसा भी आप लोगों ने कहा कि सर ऐसा होता है, तो हम लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं। जरा दूसरा देखो, चलिए ये अगर आपने लिख लिया है तो अब आपको समझ में आ गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है इस रिएक्शन में। मैंने आपको बताया बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में 25 और 30 क्वेश्चन का जो रेशियो आता है, मान के चलिए 20
15 से 20 क्वेश्चन जो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा वही क्वेश्चन आएगा, और एक ऐसा असाइनमेंट दूंगा जो मेरे हाथों से बना हुआ होगा और उस असाइनमेंट से ही आएगा, सेम उसी कंसेप्ट का आएगा। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आ सकता है, इस बात की आप 150% गारंटी ले सकते हैं। कोई भी चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊं, सेम कंडीशन मेडिकल में मैंने आपको बताया बच्चों, 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं जो मैं यहाँ पे कराऊंगा, 11th और 12th की दोनों की बात कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन आएगा। मैं इस बार जेईई की पेपर देखे, मैंने जितना पढ़ाया था, जहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाया था, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे ही पढ़ाई क्वेश्चन आए। कुछ ही क्वेश्चन कुछ तो होते हैं बच्चों, कुछ तो थोड़ा सा चेंज आते हैं, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चेंज आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जो है सारे के सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे सेम लिखवाए थे सेम ही आए, और मैक्सिमम क्वेश्चन वही आए, सेम कंसेप्ट के, बस थोड़ा सा डेटा चेंज करके दे दिया था। और जैसा जैसा मैंने रिएक्शन का जो भी न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बताया है, और सेम मैं भी जब भी कभी भी पेपर होता है, मैं आपको जी एडवांस की भी बात करता हूँ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है मैं जो है खुद ही बताए हुए। एडवांस में सेम प्रॉब्लम नहीं आता है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन सेम आता है, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल जो पढ़ाओगे वही आता है, ऑर्गेनिक और फिजिकल में नहीं आता है ना, लेकिन कंसेप्ट वही आता है। लेकिन जेईई में तो मैंने खुद इस बार देखी, पिछले बार मैंने नीट का पेपर देखा था, तो कम से कम 32 से 40 तक, कभी कभी 35 क्वेश्चन तक जो है जो पढ़ाया जाता है वही सेम आता है, कुछ भी चेंज नहीं आता है। अब उसमें क्या होता है, बच्चे करते ही नहीं है, क्योंकि 11th का तुम लोग भूल जाते हो, उसके बाद 12th का भी कुछ लोग पढ़ते नहीं है, कुछ लोग टाइम पास करते हैं, तो वो सब जो है ऐसे बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए जो बता रहा हूँ मैं, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन, एक्चुअली ये सारा डिटेल में जितना मैंने इसको जिस तरीके से बताया है, जो डॉस प्रोसेस मैंने बताया, ये सब आपकी बुक में नहीं है, ये आपको पेपर में मिलेगा। और यही जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर ने जो पढ़ाया था बिल्कुल सही बोला था। वहाँ पे आपको टीचर्स की याद आ जाती है एग्जाम में, क्या बोला था, है ना। तो ऐसा ना हो आप लोगों के लिए, तो इसलिए बोल रहे हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आप लोग जो है मिस ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया है, जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है, ये आप फिक्स मान के चलिएगा। केमिस्ट्री वाले पोर्शन का जो है मैंने आपको बहुत एक बेटर लेवल को, एक बहुत अच्छे से लेवल को जो है मेंटेन करके पढ़ाया है, समझ रहे। अनवांटेड मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है जो खाली जो है बोर्ड भरने वाला है और खाली आपका खोपड़ी भरने वाला है, ऐसा कुछ। अनवांटेड आपकी बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, आपके पास बहुत सारे बुकलेट होंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये सब नहीं करवाया है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं यही आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया है, आप मान के चलिए, मैंने कहा डी ब्लॉक में मैं जो पढ़ाता हूँ वही आता है हर साल, और इस बार भी आया था जेईई में, जो है सारे क्वेश्चन वही आए थे। अब मैं क्या करूँ बताइए, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए टीचर्स कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस बार जो पढ़ाया है वही आएगा एग्जाम, आप मान के चलिएगा। जेईई के जो पेपर होंगे अभी देखना, मेडिकल के पेपर में देखिए वही आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स देखिएगा, अभी मेडिकल का जो पेपर आएगा आप चेक कर लेना वही आएगा। 45 में से कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो नहीं आते हैं बच्चों, पढ़ाई में से थोड़ा सा हटके आ जाता है, लेकिन 35 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, 35 से अबव तक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक लेवल को मेंटेन करना पड़ता है हम लोगों को, बस टीचर्स को एक लेवल मेंटेन करना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्पेशली अपने लेक्चर के लिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़िए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपको ये लेक्चर जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये कोई एक बुक से नहीं पढ़ाया जाता, ये बहुत सारी बुक का कंक्लूजन है। आप लोगों को जो मेन बातें हैं सारी बुक से जो है लिख के नोट्स बनाया जाता है, उस नोट्स को जो है फिर आपको बताया जाता है। और वो नोट्स अब तो हम लोगों को जो है वैसे याद है, मतलब इतनी बार स्टूडेंट को पढ़ा दिया जाता है कि वो माइंड में घुसा हुआ है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि कहीं से एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो है नोट कर दिया जो है, बाकी ये सब चीज़ें नोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कोई क्वेश्चन माइंड में, एक्चुअली जब आपके माइंड को, जब आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे प्यारे बच्चों, तो कौन सा क्वेश्चन उस कंसेप्ट से बनेगा आपका माइंड खुद अप्रोच करेगा।
बात समझ में आ रही है? ये एक लॉजिक है, ये एक माइंड है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। अगर आप किसी कंसेप्ट को, किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका माइंड, क्वेश्चन आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आपका माइंड खुद ही अप्रोच कर देता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ये ऐसा भी क्वेश्चन होता है। बाकी थोड़ा आपने प्रीवियस ईयर के देखे, थोड़ा सा आपने बुक में देखे, बस सब समझ में वैसे ही आ जाता है भाई, ये क्वेश्चन और आंसर तो वैसे ही माइंड बोल देता है इसका आंसर, तो खुद ही अप्रोच लग जाता है। वो ऐसी क्वेश्चन कहीं कहीं देखने की जरूरत नहीं ना पड़ती, वो खुद ही बन जाता है क्वेश्चन। कितनी बार पढ़ोगे तो भाई माइंड एक बार तो बोलेगा ना कि भाई अब तो ऐसा बनेगा, तो सेम कंडीशन होता है। तो आप लोगों से भी यही कह रहे हैं कि आपके पास इस समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो जो है कोई भी कंडीशन, कोई भी ताकत आप लोगों को नहीं रोक सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत, आज देख रहे हैं मेडिकल की बात करता हूँ, मेडिकल में देख रहे हैं इस कोविड-19 के सीजन में देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर वाले डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना? ये सब चीज़ें हैं, देखो कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी क्या होगा मेडिकल के लिए जो है आपका हो सकता है कि सीट बढ़ेंगी तो जो कट ऑफ वो कम हो जाएंगी, कट ऑफ सीट बढ़ेंगी और कट ऑफ कम हो जाएंगी, क्योंकि वैकेंसी आने वाले 2 साल में ओनली मेडिकल में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, ये मान के चलो बहुत सारी आएंगी मेडिकल की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, लेकिन आपको उस लेवल का पढ़ा हुआ होना चाहिए, समझ रहे? ये नहीं कि जो है आप जो है उस मतलब आप बुकलेट जो है लेवल ही नहीं है, आपको कुछ भी पढ़ा जाए उसको उस लेवल को मेंटेन ही नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको इसलिए वो पढ़ा हुआ होना चाहिए जो आपके माइंड में बिल्कुल फिट बैठे। ये मेरा एक तजुर्बा है स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट को मैं यही संदेश देता हूँ हर बार जब भी होता है, आप लोग पढ़िएगा, जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना? यही सब कुछ जो है, यही सब कुछ है, यही आपका जीवन है, यही आपकी दुनिया है, यही मान के चलिए। चलो बच्चों, क्या कह रहा हूँ, अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, देखो कभी कभी बोलता है कि RCO, मैंने अभी तक आपको बोला कि कौन से कंपाउंड जो है आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन वाले, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है ना, अरे इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, क्या ये देगा? क्या बिल्कुल देगा, ये आया था ना लास्ट में, OH अटैक करेगा तो ये देगा, ये भी तो देगा, ऐसा भी तो आ सकता है क्वेश्चन। और R की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं CI3 RCO CBr3 RCO Cl3 ठीक है ना बेटा? ऐसा भी कुछ आएगा तो ये सब के सब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं, ये सब के सब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी देते हैं। सबके सब कंपाउंड जो है बच्चों एक पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट को भी देते हैं, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो आइडोफॉर्म का ये भी कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा सा कुछ इसमें आप लोगों को प्यारे बच्चों नई बातें बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना? अब हमारे पास एक नया कुछ पढ़ने को है, ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है? इस चैप्टर कंप्लीट होने को जा रहा है, और जब ये चैप्टर कंप्लीट होने को जा रहा है तो आप लोग समझ जाइए, अब मैं बस कुछ रिएक्शन इसमें आपको समझाऊंगा और देन इस चैप्टर का एंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना बेटा? चलो देखो क्या बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ऑफ
हेलोजन कंपाउंड। एग्जाम्पल ऑफ पॉली हेलोजन कंपाउंड, क्या होते हैं ये पॉली हेलोजन कंपाउंड? जिनके पास एक से ज्यादा हेलोजन एटम होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉली हेलोजन। उनको क्या बोलते हैं? पॉली हेलोजन। तो अब हम लोग जो है, एक पहला हमारे पास पॉली हेलोजन कंपाउंड फर्स्ट है, इसको हम लोग, इसका नाम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। ये मिथाइलिन डाइक्लोराइड है, ठीक है ना। क्या होता है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? इट इज formed by direct combination of methane with chlorine in presence of एचिनोलाइट की प्रेजेंस में होता है। देखिए क्या कह रहा हूं मैं इसमें। सबसे पहले आपके पास CH4 होगा, आप HNO की प्रेजेंस में Cl2 के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे, है ना। तो पहले भी बताया था बेटा मैंने, इस रिएक्शन को CH3Cl हो जाएगा। फिर आगे इसको रिएक्शन कराएंगे Cl2 की प्रेजेंस में, तो यह आपको CH2Cl2 नाम का एक कंपाउंड ऐसा दे देगा, ठीक है ना। दूसरा आप चाहें तो कैन बी फॉर्म्ड बाय जिंक प्लस HCl से बनता है। CH4 को आप Zn प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, CH2Cl2 ये बन जाएगा, है ना। इसको जनरली यूज, इसके क्या क्या यूज हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं एज सॉल्वेंट। दूसरा हम लोग लिखते हैं पेंट रिमूवर। तीसरा हम लोग लिखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे बच्चों। लेकिन कोई कंपाउंड के मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई कंपाउंड के अगर जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला इट कैन हार्म ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो है सिस्टम को जो है हार्मफुल कर सकता है। ऑन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ स्किन, है ना। अगर आप इसको स्किन के डायरेक्ट, अगर आप इसको जो है स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखोगे बच्चों, ठीक है ना, स्किन के अगर आप इसको जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में रखोगे कैन कॉजेस इंटेंस बर्निंग, तुरंत जो है क्या कर सकता है, ये
स्किन में जैसे ही पड़ेगा तो सीधे जला देगा, यही है इसका मीनिंग। थर्ड में लिख सकता हूँ कैन इफेक्ट harmful effect on eyes। आइस का जो कॉर्निया वाला पोर्शन होता है बच्चों, जैसे ही आंख में पड़ेगा तो सीधे जला देगा ये आंख को, ठीक है ना। जैसे ये आइस में पड़ता है तो ये तुरंत क्या कर देगा, आइस को भी जला देगा, ठीक है ना। एक तो ये इसके बारे में हो गया। ठीक है ना। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो आयोडोफॉर्म है ना बच्चों, आयोडोफॉर्म का एक एप्लीकेशन ये है, आयोडो जो फॉर्म है, आयोडोफॉर्म का एक एप्लीकेशन ये है कि ये एक एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक समझते हैं, मतलब एंटीसेप्टिक का मतलब होता है बच्चों, एंटीसेप्टिक दवा का मतलब होता है कि बॉडी में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप जो आजकल बोलो सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ये सारा एंटीसेप्टिक है। डेटॉल क्या एंटीसेप्टिक है ना, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको जो है जनरली पनपने नहीं देता है हमारी जो है बॉडी में, उस टाइप के जो भी मटेरियल है उनको बोला जाता है एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल लेता हूँ। क्लोरोफॉर्म क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये ठीक दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक। क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या होता है जरा देखिए, सेकंड टर्म्स हमारे पास है क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म से ये बना हुआ रहता है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म जैसे आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म कैसे बनता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन को जो है हम हेलोफॉर्म रिएक्शन में आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो उसी तरीके से, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रेयन रेफ्रिजरेंट, फ्रीज की बात कर रहा है, R22 कोई एक गैस होती है जो फ्रीज में पड़ती है ना, C2H2Cl4 इसका फॉर्मूला है, इसके मैन्युफैक्चर में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म पता है ना आपको, बेहोश करने के काम आता है, नाक सुंघा दो किसी को भी क्लोरोफॉर्म तो वो बेहोश हो जाएगा, लेबोरेटरी से उठा के लाइए किसी के नाक पे लगा के कपड़े में डाल, वो भी तुम भी बेहोश हो जाओगे, ठीक है ना बेटा। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है बच्चों, दूसरा क्या होता है, वाइडली यूज्ड इन
एनास्थेटिक, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक नेचर। एनास्थेटिक का मीनिंग होता है बच्चों बेहोशी में काम आता है इसको। किसी को बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, है ना। किसी को अगर बेहोश करना है तो एनास्थेटिक जो है एक एक्चुअली डॉक्टर लोग करते हैं ना, जैसे पहले करते थे, ये सब चलते रहता था, ठीक है ना। और तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स मैन्युफैक्चर is chlorination of methane and separated by fractional distillation, ठीक है ना। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ऑन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गिव्स ए पॉइजनस गैस, एक जहरीली गैस देता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म में O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, COCl2 देगा, इसको बोलते हैं फॉइजीन गैस। काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस है बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस है। जब भी इसको ऑक्सीजन, कहने का मतलब है, अब ऑक्सीजन का क्या है इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अगर क्लोरोफॉर्म को हवा में रखोगे, बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्लोरोफॉर्म होगा ये एक जहरीली गैस में, क्योंकि हवा में तो ऑक्सीजन भी होगा ना, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये जो है फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रिपरेशन इसका कैसे होता है, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर से इसको बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग इसको बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। कैसे होता है देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आप लोग जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो पानी में जब डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, क्लोरीन गैस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जब आप पानी की टैंकी में ब्लीचिंग पाउडर डालते हो तो क्लोरीन गैस रिमूव होती है। इस क्लोरीन गैस को आप किसी एसिटाल्डिहाइड की प्रेजेंस में अगर इसको जो है ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्लोरीन इस पे लग जाता है। तो ये क्लोरीन जो है एक ऐसा कंपाउंड बनाता है, जरा देखो, ये क्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड बनाता है इसका नाम होता है क्लोरल। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसका नाम है क्लोरल, समझ रहे हैं क्या। और अब इस क्लोरल को आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, और जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप लोग जो है, सॉरी एक स्टेप मैंने नहीं किया है क्योंकि एल्डिहाइड कहाँ से आया ये आपको पता नहीं लगा है।
एक स्टेप मैंने किया नहीं एक्चुअली, पहले एल्डिहाइड आया कहाँ से ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। आपने क्या किया कि कोई इथाइल अल्कोहल लिया CH2OH और इसको ऑक्सीडेशन करवाया, तो ये अल्कोहल का जब भी आप लोग प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड बनता है। पढ़ेंगे हम अल्कोहल वाले चैप्टर में, है ना, बस फिलहाल याद कर लो क्या कर सकते हैं, बाद में हम ऐसे ही बताएंगे आपको। देन अब इस एल्डिहाइड को आप लोगों को रिएक्शन कराना है Cl2 गैस की प्रेजेंस में, और जैसे इसको रिएक्शन कराओगे तो अब ये बनाता है आपका क्लोरल, अब बनेगा क्लोरल, ठीक है ना बेटा। अब बनेगा आपका क्या, क्लोरल बनेगा, और क्लोरल बनने के बाद इस क्लोरल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से ये बचा हुआ है ना, ये 2 OH वाला है ना, और इसको क्लोरल के जो है मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे, प्लस Cl3CCHO, तो देखो यहां से ये देखो, ये देखो CH, देखो क्या हुआ, सॉरी देखो एक के साथ देखिए बेटा क्या क्या बन रहा है, देखो CHCl3 बन रहा है क्या, कितने हैं CHCl3 CHCl3 CCl3H, बात तो एक ही है ना, तो दो क्या बन गई, 2 CHCl3 बन गई, प्लस साथ में इसमें क्या बना है, जरा देखो HCOO, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, और ये आपका क्लोरोफॉर्म है। दूसरा वाला जो बना है दैट इज द कैल्शियम फॉर्मेट बना हुआ है, दूसरा जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं, और एक आपका क्या है बेटा, एक आपके पास क्लोरोफॉर्म बन गया है, ठीक है ना, एक आपके पास क्लोरोफॉर्म बन गया है और दूसरा आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये टाइप की जो रिएक्शन है ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं DDT, डाइक्लोरोटाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी DDT का पूरा नाम पूछा जाता है, कभी कभी बोलता है DDT बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्या है ये, एंटीसेप्टिक है, एनास्थेटिक है ना, एनास्थेटिक है, या बोलते हैं ना, या हम लोग इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक है, क्या है ये सब ना, ये सब चीज़ें पूछता है, एंटीपायरोटिक है। तो ये सब जो दवाइयाँ होती है, जो मेडिसिन होती है, वो सब क्या होता है, कोई भी मेडिसिन जनरली क्या होता है, केमिकल से ही तो बनता है, तो केमिकल जैसे केमिकल्स से ही बनता है, तो केमिकल्स में जो बनता है तो सारी चीज़ें केमिकल, जब भी आप केमिकल्स के बारे में पढ़ोगे तो उसके बारे में वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, तो यही सब आपको बताया जा रहा है। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल जो भी मैंने पढ़ाया, कंप्लीट लेक्चर जो हुआ है हमारा, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें इतना ही काफ़ी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।